गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछले रिवीजन क्लास में हमने लेवरेजेस का रिवीजन शुरू किया था और अभी हमने कुछ बेसिक बातें की थी और कुछ एग्जाम एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व किए थे। बेसिक बातों में हमने सबसे पहले एक इनकम स्टेटमेंट बनाई और जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई थी उसमें हमने अभी फिलहाल ये एज्यूम किया था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं है। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होगा तो ऑफकोर्स प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं होगा। हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अभी सेपरेटली आगे चल के इंट्रोड्यूस करेंगे भी कि उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। अगर हमारे इस कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होता तो हमने कहा हमारी इनकम स्टेटमेंट कुछ ऐसे दिखेगी। सबसे पहले हमने लिखा था सेल्स, उसमें से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, आ गया कंट्रीब्यूशन, माइनस किया फिक्स कॉस्ट, फिर आ गया हमारा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया ईबीटी, फिर टैक्स माइनस करते ही आ गया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे टोटल चार खर्चे हैं। इनमें से मैंने बताया दो खर्चे तो बहुत खतरनाक है। कौन कौन से दो खर्चे बहुत खतरनाक है? एक तो ये फिक्स कॉस्ट है और दूसरा जो है इंटरेस्ट है। ये दोनों खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये जो है फिक्स्ड नेचर के खर्चे हैं। फिक्स्ड नेचर का खर्चा बड़ा खतरनाक खर्चा इसलिए हो जाता है कि आपकी रेवेन्यू आए या ना आए आपको ये खर्चा तो पे करना ही पड़ेगा। इसका मतलब अगर हमारी रेवेन्यू हिट होती है तो ये खर्चा फिर भी चालू रहेगा, इसलिए इस वजह से इन खर्चों में आ जाता है रिस्क। जो इसमें सबसे पहला फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट बेसिकली कौन सी कॉस्ट है? ये बिजनेस करने से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है। जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि हमें रेंट पे करना पड़ता हो, फिक्स जो हमारे एम्प्लॉइज उनकी एक फिक्स सैलरी पे करनी पड़ती हो, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जाता हो, और भी कई सारे फिक्स नेचर के खर्चे हो सकते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश खर्चा है लेकिन फिक्स खर्चा है। क्योंकि ये खर्चे बिजनेस के हैं इसलिए हम बोलते हैं कि इन खर्चों से जो रिस्क अराइज हुआ उसको हमने बिजनेस रिस्क का नाम दिया था। और बिजनेस रिस्क को मेजर करने के लिए एक टूल था जिसको हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज या सिंपली ऑपरेटिंग लेवरेज बोला था। डिग्री वर्ड कभी कभी लगा देते हैं क्योंकि ये क्वांटम बताता है कि किस डिग्री तक हमारा रिस्क है। अब ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज है हमने इसके दो फॉर्मूलाज लिखे थे, लेकिन मैंने कहा था अभी आप सिर्फ पहले वाले फॉर्मूला पर फोकस करें। पहले वाला फॉर्मूला हमारा था कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। भूल जाओ तो मैंने कहा था इनकम स्टेटमेंट दिमाग में रखना। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्योंकि बिजनेस रिस्क को मेजर करता है और बिजनेस रिस्क जो है वो इस फिक्स कॉस्ट की वजह से आया, तो इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन है, इसके नीचे ईबीआईटी। हमारा फॉर्मूला बन जाता था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। हाइयर द डीओएल हाइयर द रिस्क, ये बात हमने कंक्लूड की थी। फिर हमने कहा था डीओएल 1 होना प्रैक्टिकली वैसे इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर डीओएल 1 है इसका मतलब देयर इज नो ऑपरेटिंग रिस्क, क्योंकि उस केस में फिक्स कॉस्ट जो है वो जीरो होगी और कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी सेम हो जाएगा। फिर हमने कहा जो दूसरा रिस्क है इंटरेस्ट का, ये अराइज होता है हमारे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस की वजह से। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने बिजनेस को फाइनेंस करवाया है बाहर वालों के पैसों से। क्योंकि बाहर वालों के पैसों से फाइनेंस करवाया है इसलिए इसका नाम हमने रखा फाइनेंशियल रिस्क। और इसको मेजर करने के लिए एक टूल जो था वो कौन सा था? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के भी हमने दो फॉर्मुलास लिखे, लेकिन मैंने कहा था अभी आप सिर्फ पहले वाले फॉर्मूला पर फोकस करना। और वो फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। यहां पर भी हम देखें, अगर भूल जाओ फॉर्मूला, इंटरेस्ट के ऊपर ईबीआईटी है, इंटरेस्ट के नीचे ईबीटी है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। फिर हमने ये देखा कि जितना ज्यादा डीएफएल होगा उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगा। डीएफएल 1 होना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मतलब इंटरेस्ट का जीरो होना पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम ऐसी कंपनी है जो कि सारा का सारा पैसा घर वालों का ही यूज करते हैं, बाहर वालों का हमने एक पैसा नहीं ले रखा, मतलब उधारी में हम बिलीव ही नहीं रखते, सिर्फ घर वालों का मतलब इक्विटी वालों का पैसा यूज करते हैं, तो उस केस में डीएफएल जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकली पॉसिबल सिचुएशन है। मैंने कहा था डीओएल का 1 होना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, डीएफएल का 1 होना प्रैक्टिकली फीजिबल है। फिर हमने देखा कि एक तीसरा जो रिस्क भी अराइज हो जाता है अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, मतलब फिक्स कॉस्ट को और इंटरेस्ट को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो फिर हमारा जो कंबाइंड रिस्क है वो मेजर होता है डीसीएल की मदद से। इसके फिलहाल अभी हमने दो फॉर्मूलाज पर बात की थी, लिखे 3 थे, हमने कहा तीसरे पर बात करेंगे, आज ही बात करेंगे। और दो फॉर्मूला कौन कौन से थे? पहला फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ये क्योंकि दोनों के रिस्क को मेजर करता है, दोनों का रिस्क मतलब एक इस फिक्स कॉस्ट का भी और इंटरेस्ट का भी, तो इन दोनों के ऊपर कौन है? कंट्रीब्यूशन। इन दोनों के नीचे क्या है? ईबीटी, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। और दूसरा हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था डीओएल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल। ये बातें करके फिर हमने कुछ एग्जाम एमसीक्यू सॉल्व किए और हमने देखा बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इजीली जो है हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस हो जाते हैं। आज हम कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जामिनर के ऑल टाइम फेवरेट हैं। तो पहले मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जितना, क्योंकि वो अभी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो एग्जामिनर के काफी फेवरेट क्वेश्चंस हैं। अभी फिलहाल उससे रिलेटेड एक आध एमसीक्यू आया है, लेकिन फ्यूचर में पूरी पॉसिबिलिटी है कि उससे और एमसीक्यूज आए। तो हम चाहेंगे कि पहले उस तरह के क्वेश्चंस करें, फिर अपने अगले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो मैं आपको करवाऊंगा ना, क्वेश्चन 16 भी बिल्कुल वैसा ही होगा। और मैंने कहा ना इस तरह के क्वेश्चंस इतने फेवरेट है एग्जामिनर के
ये क्वेश्चंस इतनी बार पूछे गए हैं अलग अलग प्रोफेशनल एग्जाम्स में, चाहे सीए हो, सीएस हो या फिर सीए में हो, कि मैंने अटेम्प्ट नीचे लिखना, सोर्स नीचे लिखना ठीक ही नहीं समझा। मैंने कहा यही लाइन लिख देते हैं कि सिमिलर क्वेश्चंस वर आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन मेनी प्रोफेशनल एग्जाम्स। ठीक है जी। तो अब आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ सच में कुछ अल्ट्रा इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में ना कोई सी लिमिटेड है जिसका डेटा आपको दिया हुआ है, फाइनेंशियल लेवरेज दी हुई है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रखा है और एक टैक्स रेट दे रखा है। अगर आप देखें ये जो 5 इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, 5 में से 4 तो रेशो ही है, ये भी एक रेशो ही है, ये भी एक रेशो ही है, ये भी एक परसेंटेज में ही दे रखा है रेशो, और टैक्स रेट भी कहीं ना कहीं एक परसेंटेज ही तो है। एब्सोल्यूट फिगर हमको सिर्फ यहां पर एक ही दे रखी है और वो है इंटरेस्ट एक्सपेंस। हमसे यहां पर 3 चीजें मांगी गई हैं। जनरली एग्जाम में जब एमसीक्यू आएगा तो वो कोई एक चीज मांगेगा, कुछ भी मांग सकता है, फिक्स कॉस्ट भी मांग सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट और अर्निंग आफ्टर टैक्स लिखा है वो भी मांग सकता है। इस क्वेश्चन में हम सेल्स भी कंप्यूट करके देखेंगे तो वो भी मांग सकता है, मांग तो वो कुछ भी सकता है। तो वो मैं आपको अब कुछ यहां पर बातें बताऊंगा जिसकी मदद से आप आराम से निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन में क्योंकि कई सारी चीजें हम निकाल सकते हैं तो मैं ना यहां पर आपके लिए इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। इनकम स्टेटमेंट को हमारा कंप्लीट करना उद्देश्य रहेगा, और जब हम एक बार 2 बार इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर जो वो मांगेगा हम फोकस उसी पे रखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए 2 क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा उसमें मैं पूरी पूरी इनकम स्टेटमेंट बनवाऊंगा आपको। इनकम स्टेटमेंट हमारी बनती है, वह पहले लिखते हैं सेल्स, सेल्स में से माइनस करते हैं हम अपना वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम बोल देते हैं कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिर हम माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, फिर आ जाता है हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स, और अर्निंग बिफोर टैक्स में से फिर हम माइनस कर देते हैं टैक्स को। हमने कहा पहले ना ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, और जो जो हमारे पास है वो हम लिखते चले जाते हैं, या जो जो हम निकालते जाएंगे वो लिखते चले जाएंगे। फिर उसके बाद देख लेंगे एग्जामिनर ने क्या मांगा है। 1-2 बार जब हमारा सेट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में हाथ, फिर हम जो वो मांगेगा वो हम बता दिया करेंगे उसको। इस क्वेश्चन में आपको एब्सोल्यूट फिगर तो जैसे मैंने कहा एक ही दे रखी है और वो है इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट हमको दे रखा है यहां पर कितना, 1 लाख रुपए, जो मैंने यहां पर लिख भी लिया। इस इनकम स्टेटमेंट में फिलहाल मैं यही लिख सकता हूं और कुछ मेरे पास यहां पर है नहीं। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, मेरे को अब इंटरेस्ट की मदद लेनी है, साथ में कोई रेशो यूज करनी है कि किस रेशो की मदद से मैं इंटरेस्ट को यूज करके आगे बढ़ूं, कुछ और भी फिगर कैलकुलेट कर लूं। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं इसके लिए याद रखने के लिए। मुझे ये बताइए इंटरेस्ट जो है वो कौन सी लेवरेज के साथ कनेक्टेड है, ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ या फाइनेंशियल लेवरेज के साथ? यहां 2 रेशियो दे रखे ना आपको, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। इंटरेस्ट किसके साथ कनेक्टेड है आप ही सोच के बताइए। सर ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ तो फिक्स कॉस्ट कनेक्टेड होती है, इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियल लेवरेज के साथ जो है कनेक्ट हम कर सकते हैं। तो बस ठीक है, यही याद रखने के लिए इनफ है। आप इंटरेस्ट का कनेक्शन बिठाएं फाइनेंशियल लेवरेज के साथ, मतलब हम फाइनेंशियल लेवरेज का, मैं यहां पर एक वर्किंग नोट नंबर 1 दे देता हूं। मैं यहां पर फाइनेंशियल लेवरेज मतलब इसको मैं डीएफएल लिख सकता हूं, डीएफएल का यूज करता हूं, और फॉर्मूला हमारा होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। भूल जाओ तो मैंने बता रखा है, ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर नीचे देख लो क्या है, याद आ जाएगा। डीएफएल हमें दे रखा है 2:1, जनरली टाइम्स में दे रखा होता है, यहाँ पे 2:1 बोल रखा है तो कोई बात नहीं, 2/1 लिख लो, क्या दिक्कत है तो 2 ही, 2:1 लिखा हो हम तो 2 ही मानेंगे, ठीक है ना, 1 तो नीचे ऐसे ही है हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए। अब आप जरा सोचें ऐसा क्या करेंगे इस फॉर्मूला में कि आपका इंटरेस्ट यूज हो जाए। सर ऐसा क्या करेंगे कि इंटरेस्ट यूज हो जाए? सर हम ये कर सकते हैं, नीचे जो ईबीटी लिखा है ना उसकी जगह हम ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कर सकते हैं क्या? सोच के बताइए, हमारा ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाते हैं तो क्या आता है? सर ईबीटी आता है।
इसका मतलब इस ईबीटी और इस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट एक ही बात है ना, बीच में आप देख रहे हो ना इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू साइन मतलब दोनों बराबर चीज ही है। तो ठीक है, मैंने इस ईबीटी की जगह ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख दिया। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब मैं इंटरेस्ट की फिगर यहां पुट करूंगा, एक ही अननोन वेरिएबल रह गया ईबीआईटी, वी कैन कंप्यूट ईबीआईटी। ईबीआईटी आते ही हमारा जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करूं, अब मैं यहां पर अब 2/1 ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस 1,00,000, और ये अगर वहां ले जाए ईबीआईटी माइनस 1,00,000 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी 2 ईबीआईटी माइनस 2,00,000 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, और ये 2 ईबीआईटी इसके आगे कुछ नहीं तो 1 ही होगा ना, तो 2 ईबीआईटी माइनस 1 ईबीआईटी, इसका मतलब सिंपली बचेगा ईबीआईटी। ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 2,00,000। मुझे बताइए क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अगर नहीं है तो यहाँ ईबीआईटी अब आप मेंशन कर दीजिए 2,00,000 रुपीज। हमने कहा ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाल लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब आप चाहें तो आगे की कार्रवाई थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं। आपके पास 2,00,000 रुपए का ईबीआईटी है, 1,00,000 रुपए का ब्याज है, आप चाहें तो यहां पर 1,00,000 रुपए का ईबीटी कंप्यूट कर सकते हैं। आपको इनकम टैक्स का रेट दे रखा है, इनकम टैक्स का रेट कितना दे रखा है? 30% दिया हुआ है, देखिए ये रहा। तो हम यहां पर इनकम टैक्स जो है 30% लेस कर सकते हैं। 1,00,000 का 30% हो जाएगा 30,000, यहां पर आप 30,000 मेंशन करें, इसको माइनस करके आ जाएगा हमारा 70,000 रुपए का ईएटी। तो हमने अभी जितना कैलकुलेट किया, एक बात हमने सीखी, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप ट्रिक समझिए इसको, कि हमने इंटरेस्ट की मदद ली और डीएफएल की मदद ली। भूल जाओ कभी भी तो आप ये बताना, ये दिमाग में सोचना कि इंटरेस्ट का कनेक्शन कौन से लेवरेज के साथ है। इंटरेस्ट का कनेक्शन जो है फाइनेंशियल लेवरेज के साथ है, ये बात तो आपको पता ही है ना। तो इंटरेस्ट और फाइनेंशियल लेवरेज दोनों को आप यूज करके ईबीआईटी तक पहुंच सकते हैं। यहां पर जो हमने एक स्टेप जो आपको मेन दिमाग में रखना है, यहां पर हमने ये स्टेप परफॉर्म किया, इसकी मदद से हम आगे बढ़ पाए। अब आपके पास ईबीआईटी आ गया, अब आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज है, और ऑपरेटिंग लेवरेज में ईबीआईटी यूज होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इसका मतलब अब हम कंट्रीब्यूशन कंप्यूट कर सकते हैं। तो चलिए आइए कंट्रीब्यूशन निकालिए। अब हम यहां पर बना रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 हमें बताइए कितना दे रखा है हमको ऑपरेटिंग लेवरेज। सर ऑपरेटिंग लेवरेज ये रहा 2:1। तो डीओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी हमारा है 2,00,000। तो अब हम कंट्रीब्यूशन कंप्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा 4,00,000, और अब आप कंट्रीब्यूशन यहां पुट कर लीजिए। आप ये लो जी, 4,00,000 पुट कर लिया। अब आप मुझे बताइए, क्या आप फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। भाई 4,00,000 में से कुछ माइनस किया कि 2,00,000 बच गया, तो फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी रही होगी? 2,00,000 रही होगी। ये हमारा एक और काम हो गया। अब हमें सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करनी है, और उसके लिए इसने हमको एक परसेंटेज दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो देखो ये दे रखा है उसने, वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना दे रखा है? 50%। तो इसकी मदद लेंगे और ये भी निकल जाएगा हमारा। तो अब हम बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। हम ये बात जानते हैं कि सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है ना। और हमको इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 50% ऑफ सेल्स है। तो हम ये देखें अगर ध्यान से, तो सेल्स माइनस 0.50 सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन।
तो इसके आगे कुछ तो 1 ही होगा ना, तो 0.50 सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया 4 लाख, वी कैन कंप्यूट सेल्स। 4 लाख को 0.5 से डिवाइड कर दीजिए आप, ये आता है 8 लाख। हमने सेल्स भी कंप्यूट कर डाली, तो हम यहां पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, 8 लाख। और वेरिएबल कॉस्ट को आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए आप। और बैलेंसिंग फिगर नहीं भी निकालना चाहते, आपको पता तो है 50% है, तो 8 लाख का 50% कितना होता है, 4 लाख ही होता है। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट हो गई तैयार। अब मैंने कहा ना, इसमें से क्वेश्चन कुछ भी एक चीज पूछेगा, वो हो सकता है फिक्स कॉस्ट पूछ ले, वो हो सकता है सेल्स पूछ ले। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो कि जो एफएम है वो पहले कभी सीएस प्रोफेशनल में हुआ करता था, आपसे आपके सिलेबस से पहले प्रोफेशनल में हुआ करता था। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार लाइन लगा के एग्जाम में यही क्वेश्चन देता था, ऐसे ही क्वेश्चन देता था और बोलता था प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। 6 नंबर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला। और हमारा एग्जामिनर ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें कोई लिख के तो आना नहीं है, हमें प्रेजेंटेशन तो देख के आनी नहीं, सेम क्वेश्चन डालेगा और वो आपसे कोई भी एक चीज की डिमांड करेगा। और कोई भरोसा भी नहीं है इंस्टीट्यूट का, हो सकता है दोनों 2 या 3 चीजें भी पूछ लेगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा आपके सामने। चलिए जी, अब हमसे क्या क्या मांगा है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मांगी है, वेरिएबल कॉस्ट मांगी है और अर्निंग आफ्टर टैक्स मांगा है। हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है पहले ये बताइए। सर फिक्स कॉस्ट हमारी ये रही 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 4 लाख, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है 70,000। इसका मतलब ये, इसी ऑर्डर में लिखना प्लीज, इसी ऑर्डर में। पहले उसने क्या लिखा है, फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है। फिक्स कॉस्ट हमारी है 2 लाख, उसके बाद उसने मांगा है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है 4 लाख, उसके बाद मांगा है अर्निंग आफ्टर टैक्स, वो है 70,000। मतलब हमारा जो आंसर है 2 लाख, 4 लाख और 70,000 है। 2 लाख, 4 लाख और 70,000 का मतलब हो गया डी इज द आंसर। ये वाला वर्किंग नोट करना हो तो कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 16, और क्योंकि मैंने कहा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस तरह का एक क्वेश्चन और करना बनता है। मैं अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये कभी सीएस प्रोफेशनल में आया हुआ है, और जो हमने इससे पहले क्वेश्चन 15 किया था वो सीए एग्जाम का क्वेश्चन था। सीएस एग्जीक्यूटिव में किस तरह के एमसीक्यू आएंगे इसके बाद हम वो करेंगे ही। आइए जरा देख लेते हैं। यहां पर हमको बता रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कुछ अजीब तरीके से बताया है, 66.2/3% ऑफ सेल्स। अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ नया तो सीखेंगे ना, तो ये एक नया पॉइंट यहां पर आपको सीखने को मिलेगा। यहां पर भी हमको इंटरेस्ट दे रखा है, एब्सोल्यूट फिगर में एक इंटरेस्ट दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है, डीओएल और डीएफएल पता है, और फिर से इसने हमसे 3 चीजें मांगी हैं। जो चीज पता है पहले वो तो इनकम स्टेटमेंट में पुट कर ही लेते हैं। 200 रुपए की हमें यहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट पता है, वो मैंने यहां पर लिख डाला। और अभी अभी आपको मैंने बताया कि इंटरेस्ट का कनेक्शन किसके साथ होता है, फाइनेंशियल लेवरेज के साथ। तो डीएफएल और इंटरेस्ट की मदद से हम ईबीआईटी जैसे अभी कंप्यूट किया था वैसे ही करेंगे। डीएफएल का फॉर्मूला हमारा होता है, क्या फॉर्मूला होता है डीएफएल का, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, है ना, यही होता है ना। अब हमें क्योंकि इसमें इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करना है, तो हमने कहा था कि इसको इनकॉर्पोरेट करने का क्या तरीका है, हम ईबीआईटी को तो ईबीआईटी ही लिखा रहने देंगे, ईबीटी की जगह हम लिख देंगे क्या, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, और डीएफएल हमें कितना गिवन है, 3 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट जो कि है 200, और ये यहां पर चले जाएगा तो अगर ईबीआईटी माइनस 200 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी 3 ईबीआईटी माइनस 600, ये 3 इंटू 200 हो जाएगा ब्रैकेट खुलते ही, इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। ये वाला ईबीआईटी अगर हम इधर ले आएंगे तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 ही होगा ना, तो 3 ईबीआईटी माइनस 1 ईबीआईटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 600। ईबीआईटी आ गया हमारा 300। अब इस 300 को आप यहां पुट कर लो,
इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100, और टैक्स का रेट भी यहाँ पर हमें दे रखा है कितना, 50%। 50% का टैक्स का रेट, 50 माइनस करके ये आ जाएगा 50। ठीक है, एक वर्किंग नोट से हमारा ये काम हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर वर्किंग नोट का नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ईवीआईडी हमारे पास है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की मदद लेके हम कंट्रीब्यूशन कंप्यूट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हमें यहाँ पर दे रखा है 5 टाइम्स। तो हम यहाँ पर अब एक वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। DOL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईडी, और DOL है 5 टाइम्स। कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा 1500। तो एक चीज़ हमने और निकाल ली, कंट्रीब्यूशन इसके ब्रैकेट में मेंशन करना हो तो कर दो 1500, और ये वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने कंप्यूट कर दिया। और अब आप इसको निकाल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। 1500 में से ऐसा क्या घटा दें कि 300 बचे, 1200। क्वेश्चन के अगले हिस्से की तरफ बढ़ने से पहले मुझे एक छोटी सी बात आपको बतानी पड़ेगी। देखो कई बार ना किसी भी प्रैक्टिकल पेपर में, चाहे वो CMA का हो या FSM हो, हमें ना कई बार ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ होता है 33 1/3%। जैसे हम जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर हमें 66 2/3% करके दिया हुआ है। अब इसको कैसे टैकल करना होता है आइए जरा देख लेते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन को अगर हमें थोड़ा सा सही करना हो तो हम क्या करते हैं, 33 इंटू 3 99 प्लस 100। हम इसको 100/3 लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। थोड़ा सा मैथ्स आपको पता होनी चाहिए। 33 इंटू 3 99 प्लस 100, 100/3। अब आगे साइन है परसेंटेज का। मुझे बताइए अगर मैं बोलता हूं 5%, तो इसको आप क्या लिखते हो, 5/100। अगर मैं कहूं 6%, 6/100। यहां पर भी परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज का साइन का मतलब होता है 100 से डिवाइड कर देना। तो मेरे को अगर ये परसेंटेज का साइन हटाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, अगर ये परसेंटेज का साइन हटाना हो तो, और ये आपस में कट जाएंगे तो बच क्या गया, 1/3। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 33 1/3% इज नथिंग बट 1/3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 33 1/3% इज नथिंग बट 1/3। ऐसे ही यहां पर देखो 66 इंटू 3 होता है 198 प्लस 2 200। 200/3% है। अब क्योंकि ये परसेंटेज का साइन हटाना है तो मुझे जैसे 5% को 5/100 लिखते हैं, 200/3% को क्या लिखेंगे, 200/300। नहीं, 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपस में कट जाएगा तो क्या बचा, 2/3। तो हम यहां कह सकते हैं कि 66 2/3% इज नथिंग बट 2/3। तो कभी भी आपको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन कभी दे रखे हो एग्जाम में तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मेरे को लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है। आइए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट इज 66 2/3% ऑफ सेल्स। तो मैं यहां पर 66 2/3% को सिंपली बोलूं 2/3, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, क्या दिक्कत हो सकती है? तो हम वर्किंग नोट नंबर 3 बना रहे हैं। हम ये जानते हैं कि सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है ना। कंट्रीब्यूशन तो हम निकाल ही चुके हैं। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को मैं लिख दूं अब 2/3 ऑफ सेल्स। उसने यही बोला 66 2/3% मतलब 2/3 ऑफ सेल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इज 1500। अब अगर मैं 2/3 करूंगा ना तो एक फैंसी सी फिगर आ जाएगी, 0.666 कुछ आ जाएगा। तो बेटर है मैं 3 यहां पर एलसीएम ले लेता हूं। अगर मैं 3 एलसीएम ले लूंगा हो जाएगा ये 3 सेल्स माइनस 2 सेल्स इज इक्वल टू 1500। 3 सेल्स माइनस 2 सेल्स का मतलब हो गया 1 सेल्स। तो 1 सेल्स मतलब इज इक्वल टू सेल लिख सकता हूं सिंपली, और 1500 को यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4500। सेल्स हमारी आ गई। और आप चाहें तो वेरिएबल कॉस्ट भी यहां पे निकाल ही सकते हो, ऊपर बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो। उसने बोला है 2/3 ऑफ सेल्स है, तो 2/3 इंटू 4500 कर देंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा, और ये आना चाहिए 3000। ठीक है, बाकी ऊपर आप चाहो तो इसको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे भी निकाल सकते हो। ये हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में कंप्यूट कर लिया, कितना, 4500,
और इसके ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 3 भी लिख सकते हो और बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, और ये कितना है 3000। अब आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए क्या है। क्वेश्चन ने हमसे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मांगी है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ये रही, फिर उसने वेरिएबल कॉस्ट मांगी है और उसने हमसे अर्निंग आफ्टर टैक्स मांगा है। इसी ऑर्डर में देना है, ठीक है ना। हमारा फिक्स कॉस्ट है 1200, हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो है 1200, फिर उसने हमसे वेरिएबल कॉस्ट मांगा है वो है 3000, और फिर उसने हमसे अर्निंग आफ्टर टैक्स मांगा है वो है 50। तो 1200, 3000 और 50, 1200, 3000 और 50, सी इज द आंसर। आइए अब ना एग्जाम का एमसीक्यू देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। देखो ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, जिस तरह का हमने क्वेश्चन किया उसी तरह के क्वेश्चन पर बेस्ड है, और यहां इसने हमसे सिर्फ मांगी है फिक्स कॉस्ट। हमने अभी ऊपर जो क्वेश्चन किया हमने तो पूरी इनकम स्टेटमेंट ही बना डाली थी, यहां इसने सिंपली क्या डिमांड करी है आपसे, फिक्स कॉस्ट की डिमांड करी है। अब फिक्स कॉस्ट तक पहुंचने के लिए हमने अभी पहले क्या किया, हमारा पहला स्टेप उस क्वेश्चन में क्या था जो हमने अभी दो क्वेश्चन सॉल्व किए। हमने इंटरेस्ट की मदद ली थी और हमने डीएफएल की मदद ली थी, और इन दोनों की मदद से निकाला था ईबीआईटी, और ईबीआईटी की मदद से फिर हमने निकाला था, ईबीआईटी और ड्यूएल की मदद से निकाला था कंट्रीब्यूशन। जहां आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया और ईबीआईटी आ गई, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके ईबीआईटी आता है। नहीं, आप अगर ऊपर वाला क्वेश्चन याद करें, पहले आपने ईबीआईटी कंप्यूट किया, फिर ईबीआईटी के बाद आपने कंट्रीब्यूशन कंप्यूट किया। अब आप जरा सोचिए, ईबीआईटी आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, उसके बाद बची हुई चीज क्या होती है, बैलेंसिंग फिगर, फिक्स कॉस्ट। और आपको थोड़ी भी दिक्कत आए ना, अगर मैं कह रहा हूं एग्जाम में आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे स्टेप्स हमें करने हैं, मैं कहूंगा सिंपली इनकम स्टेटमेंट सामने बना लो। इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद जो जो आपको फिगर्स दे रखी हैं वो पुट कर दो, और बाकी आप देखो कैसे पहुंचोगे, आपको अपने आप रास्ते मिलते चले जाएंगे। फिलहाल अब हमने इतनी प्रैक्टिस तो कर ली है कि हमें इनकम स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में तो बनाने की नीड नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, हम डीएफएल की मदद लेंगे और इंटरेस्ट की मदद लेंगे, जिसकी मदद से हम पहले ईबीआईटी निकालेंगे। डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और हमने डीएफएल इस क्वेश्चन में दे रखी है, हमें 4 दे रखी है। ईबीआईटी, अब क्योंकि इसमें इंटरेस्ट हमें इनकॉर्पोरेट करना है तो हमने कहा ईबीटी को हम लिखते हैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। 4 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट हमें दे रखा है 300 लाख, और 4 ईबीआईटी ये हो जाएगा 4 ईबीआईटी, 4 इंटू 300 हो गया 1200 लाख, इज इक्वल्स टू ईबीआईटी ये हो जाएगा 3 ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 1200 लाख, और हमारा ईबीआईटी आ जाएगा 1200 डिवाइड बाय 3, 400 लाख। ठीक, सेम स्टेप है ना, मैंने कहा ना बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, और कुछ भी नया नहीं करना। एक बार आपको टेक्निक समझ में आ गई उसके बाद तो सिंपलिसिटी है, बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, ईवीआईटी के बाद आप निकालने के बाद क्या करोगे, अब आप ड्यूएल का फॉर्मूला यूज करो। ड्यूएल हमें दे रखी है 5 टाइम्स, ड्यूएल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ये 5 हमें पता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन 400, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 400 इंटू 5, 2000 लाख। ठीक है, अब आप जितनी जरूरी है उतनी इनकम स्टेटमेंट बना लो। जैसे कि आप जानते हो कि कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा ईबीआईटी आता है। ठीक है, जितनी जरूरी है उतनी इनकम स्टेटमेंट बना लो। कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया 2000, ईबीआईटी हमारा आ गया 400, ये क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर 1600। 1600 क्या ऑप्शंस में है, क्यों नहीं होगा सर, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। क्वेश्चन 18 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सीए एग्जाम का क्वेश्चन है, यहां पर भी फिक्स कॉस्ट मांगी है। इसको होमवर्क में कर लेंगे, आप कर लोगे ना।
और इसका आंसर ए ही आएगा, जो यहाँ पे बोल्ड हो रखा है, ए इज द करेक्ट आंसर। इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को आप घर पे ट्राई करना। यहाँ पर भी इंटरेस्ट कॉस्ट दे रखी है, इंटरेस्ट और डीएफएल की मदद लेना। इंटरेस्ट और डीएफएल की मदद से क्या निकालोगे, ईबीआईटी, ईबीआईटी के बाद ड्यूएल की मदद लेना, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का डिफरेंस क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ये प्रोफेशनल एग्जाम का क्वेश्चन है। ये ब्रैकेट में जो पी लिखा है ना हमने, ये प्रोफेशनल एग्जाम को रेफरेंस देने के लिए है। दिसंबर 2019 में प्रोफेशनल एग्जाम का क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन है। यहां पर भी आप देखोगे, फिर से आप देखिए, आपको इंटरेस्ट दे रखा है और इंटरेस्ट की और फाइनेंशियल लेवरेज की मदद लेके ईबीआईटी निकाल देना, फिर ईबीआईटी और उसकी मदद से कंट्रीब्यूशन निकाल देना। यहां पे देखो रिक्वायरमेंट क्या है, यहां पर रिक्वायरमेंट है सेल्स की। The following details are provided by CFO of the Visual Limited to his newly appointed फालतू की बात कर रहा है, काम की बात बताओ क्या करनी है। From the given information work out sales of Visual Limited, सेल्स निकालनी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना, आप देख रहे हो ये भी तो एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना। और सेल निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेल निकालने के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट के टॉप पर पहुंचना है। तो टॉप पर पहुंचने के लिए पहले क्या करोगे, आप पहले ईबीआईटी कंप्यूट कर लेना फाइनेंशियल लेवरेज और इंटरेस्ट की मदद से, ईबीआईटी की मदद से कंट्रीब्यूशन निकाल लेना, मतलब ईबीआईटी और डीओएल की मदद से कंट्रीब्यूशन निकालना। फिर कंट्रीब्यूशन अगर आपको पता है तो कौन सी वाली रेशो यूज होगी, ये वाली रेशो यूज होगी, वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये रेशो यूज होगी और इसकी मदद से सेल निकल जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी होमवर्क में हो जाना चाहिए। इसमें भी जो बोल्ड ऑप्शन है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा आपसे। टैक्स रेट का यहां कोई यूज ही नहीं है, हमें नीचे की तरफ आना ही नहीं है। मैं मानना कि मैं यहां पर जो है अर्निंग बिफोर टैक्स निकाल सकता हूं, क्योंकि ईबीआईटी होगा, इंटरेस्ट होगा, ईबीटी निकल जाएगा, ईबीटी के बाद टैक्स रेट के बाद ईएटी, लेकिन ईएटी मांगा नहीं ना, ये टैक्स रेट का कोई यूज होगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो कई बार यूजलेस इंफॉर्मेशन भी दे रखी होती है। तो यहां पर सिमिलर जो 3 स्टेप चलने वाले हैं, पहले ईबीआईटी, ईबीआईटी की मदद से फिर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन की मदद से सेल तक पहुंच जाओगे आप। तो कर लोगे इस क्वेश्चन को भी ना। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी बात सुनेगा। देखो इस चैप्टर में कहीं पर भी फिक्स कॉस्ट वर्ड का रेफरेंस आए तो ये इंप्लाइड है कि उस फिक्स कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट भी एक फिक्स खर्चा ही है, हम मानते हैं इंटरेस्ट फिक्स खर्चा है, तभी तो उसकी वजह से रिस्क राइज हुआ। लेकिन जब फिक्स कॉस्ट वर्ड यूज करता है तो हम ये मान के चलते हैं वो बिजनेस के ऑपरेटिंग खर्चों की बात कर रहा है, वो बिजनेस के खर्चों की बात कर रहा है, फाइनेंस वाले खर्चे की बात नहीं कर रहा। और कई बार वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी करेगा कि फिक्स कॉस्ट के ब्रैकेट में लिखेगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अलग से देगा। अब बच्चा सोचने लगता है पता नहीं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट क्यों लिखा है। अरे भाई एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं भी लिखता तब भी हमें क्या मानना है कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और कभी वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट लिख दे तो वो वही बात कर रहा है जो हम वैसे भी एज्यूम करते ही। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे इस चैप्टर के पर्पस के लिए, फिक्स कॉस्ट मींस ओनली बिजनेस वाली फिक्स कॉस्ट, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, जब मैं बोलता हूं फिक्स कॉस्ट तो मैं कह रहा हूं बिजनेस वाली फिक्स कॉस्ट। ध्यान रखें डेप्रीसिएशन भी एक बिजनेस वाली ही फिक्स कॉस्ट है। ये मैंने आपको एग्जांपल में लिखवाया भी था, जब मैं बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा था, वहां पे एग्जांपल में लिखा भी हुआ था। डेप्रीसिएशन भी फिक्स कॉस्ट का ही हिस्सा होता है, क्योंकि डेप्रीसिएशन इज अ बिजनेस एक्सपेंस। तो कई बार वो बोलेगा कि फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, अच्छी बात है, वैसे भी उसमें होता ही है इंक्लूड। कई बच्चे पता नहीं फिर जबरदस्ती में, क्योंकि उसने लिख दिया ना इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, कई बच्चे उसको फिर माइनस करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि चलो नॉन कैश है हटाओ इसे। अरे क्यों हटाए भाई, डेप्रीसिएशन भी एक बिजनेस का ही खर्चा है और फिक्स खर्चा है, और वो हमारे फिक्स कॉस्ट का हिस्सा होता है। इस बात को ना आप एज अ नोट लिख भी लीजिए। फॉर द पर्पस of this chapter, comma, fixed cost means fixed cost excluding interest but including depreciation। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पर हमसे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए बोला है
और इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है और ब्रैकेट में लिख रहा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। आप मुझे बताइए, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं भी लिखता तब भी हम क्या मानते, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ना जो हमने अभी क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस की तरह ही ऑपरेटिंग लेवरेज भी दे रखी है, कंबाइंड लेवरेज भी दे रखी है, लेकिन जो पीछे क्वेश्चंस किए थे वहां पर ध्यान रखना इंटरेस्ट दिया हुआ था और हमने इंटरेस्ट और फाइनेंशियल लेवरेज की मदद से कुछ कैलकुलेशंस की थी, मतलब ईबीआईटी वगैरह निकाला था। यहां पर ध्यान रखें इंटरेस्ट नहीं है, यहां पर भी हमें ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज दे रखा है, लेकिन यहां पर फिक्स कॉस्ट गिवन है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ऐसे डिफरेंट है कि यहां पर फिक्स कॉस्ट गिवन है। तो फिर मैं आपको एक कॉमन सेंस लगाने के लिए बोलूंगा, पीछे इंटरेस्ट गिवन था तो मैंने कहा था इंटरेस्ट का कनेक्शन कौन से लेवरेज के साथ होता है, फाइनेंशियल लेवरेज के साथ। तो मैंने कहा इंटरेस्ट और फाइनेंशियल लेवरेज की मदद से कैलकुलेशंस कर लो। यहां पर फिक्स कॉस्ट दे रखा है और बिजनेस की फिक्स कॉस्ट जो है उसका कनेक्शन कौन से वाले लेवरेज के साथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ। तो यहां पर भी एक सीधी सीधी कॉमन सेंस लगाइए, आप बस इस बात को सोचें कि फिक्स कॉस्ट का जो कनेक्शन है वो कौन से लेवरेज के साथ है, वो ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ है। तो आप ऑपरेटिंग लेवरेज की मदद लीजिए और फिक्स कॉस्ट की मदद लेके अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आइए जी, हमें डीओएल दे रखा है और डीओएल का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, यही होता है। अब हमें किसी तरीके से फिक्स कॉस्ट को इस फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट करना है। तो फिक्स कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इस बार आप क्या करेंगे सर? फिक्स कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, जैसे पीछे हमने ईबीआईटी अपॉन ईबीटी में ईबीटी की जगह लिखा था ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो हम कह सकते हैं ईबीआईटी क्या होता है सर? ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। भाई याद करो, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है? ईबीआईटी आता है। तो ईबीआईटी की जगह लिख दूं क्या कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट? हाँ लिख लो सर, कोई दिक्कत नहीं। और ये लिख के हो क्या जाएगा, अब क्योंकि फिक्स कॉस्ट का अमाउंट आपके पास है, कंट्रीब्यूशन एक अननोन फिगर रह जाएगी, आप इसकी मदद से कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं और वही इसने मांगा यहां पर। तो इस क्वेश्चन में डीओएल हमको पता है 1.4 है, 1.4 इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, जो कि है 2.04 लाख। इसको सॉल्व कर लो आप, ये हो गया 1.4 कंट्रीब्यूशन। जरा 2.04 को 1.4 से मल्टीप्लाई करके बताओ सर। ये आ रहा है 2.856। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, तो 1.4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0.4 कंट्रीब्यूशन, और ये 2.856 आ जाएगा राइट हैंड साइड पर, साइन बदल जाएगा। तो 2.856 को 0.4 से डिवाइड करो, ये आ रहा है 7.14। दिस इज द आंसर। क्योंकि लैक्स में फिगर्स हैं तो हम 7.14 लाख कह सकते हैं, और जो कि है ए आंसर में। क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप देखोगे तो जून 2022 का क्वेश्चन है, और जो कॉन्सेप्ट या ट्रिक हमने अभी क्वेश्चन नंबर 20 में यूज करी वही ट्रिक यहां पर भी यूज हो जाएगी। अब देखिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज दे रखा है 2, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज दे रखा है 4, और फिक्स कॉस्ट दे रखा है 7,000 रुपए। अब ये बात हमें पता होनी चाहिए कि फिक्स कॉस्ट का कनेक्शन ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ होता है। इंटरेस्ट होता तो मैं फाइनेंशियल लेवरेज यूज करता, लेकिन यहां पे फिक्स कॉस्ट है तो मुझे किसको यूज करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग लेवरेज को, और इन दोनों को यूज करके हम कंट्रीब्यूशन कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ओके, एप्लीकेबल टैक्स रेट दे रखा है, और ध्यान रखें इस बार उसने हमसे मांगा है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? पहले जो आप खुद कर सकते हो, सोच के कर सकते हो, वो क्या है? हम यहां पर फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग लेवरेज की मदद से पहले तो कंट्रीब्यूशन निकालने का काम करते हैं, फिर देखेंगे आगे कैसे मूव करना है। पहले जो हो सकता है पहले वो तो करें। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर डीओएल का फॉर्मूला। सर डीओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, है ना, यही होता है।
और जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, हम ईबीआईटी को क्या लिखे, क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करना है, तो ईबीआईटी को क्या लिख दे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। डीओएल हमको यहां पर दे रखा है कितना, 4, तो 4 यहां लिख दिया हमने। तो 4 इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, हमें यहां पे पता है 60,000 रुपए की है, और यहां पर हम इसको ले जाते हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस 60,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन, और ये हमारा आएगा 4 कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस 2,40,000 इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन, और ये हो जाएगा 3 कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 2,40,000, और हमारा फाइनली कॉन्ट्रीब्यूशन निकल आएगा 80,000 रुपए का। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा आ गया 80,000। अब आप में से कई बच्चों के दिमाग में एक सवाल यह आएगा कि सर हमें यहां पर कंप्यूट तो अर्निंग आफ्टर टैक्स करना है, जो अगर इनकम स्टेटमेंट अगर आप विजुलाइज कर रहे हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स सबसे नीचे होता है, और हम यहां पर कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन तो इनकम स्टेटमेंट में ऊपर होता है, हमें चाहिए अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो क्या करें भाई? कंट्रीब्यूशन आपको रास्ता दे सकता है अर्निंग आफ्टर टैक्स तक पहुंचने का। कैसे? किसी तरीके से अगर हम यहां पर डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज निकाल लें, तो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, और ईबीटी कंट्रीब्यूशन हमारे पास है तो ईबीटी निकल आएगा, और ईबीटी निकलते ही टैक्स रेट भी हमारे पास है, ईबीटी में से टैक्स को माइनस करेंगे, पहुंच जाएंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स पर सर सवाल तो यही है ना कि कैसे निकालें डीसीएल? अरे भाई लगाओ, दिमाग लगाओ। आपको डीओएल पता है, डीएफएल पता है, डीसीएल का मैंने आपको एक और फॉर्मूला क्या लिखवाया था कि डीओएल और डीएफएल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा डीसीएल। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो क्या करें अब हम करेंगे डीसीएल कंप्यूट। डीसीएल कैसे कंप्यूट करेंगे? डीओएल को और डीएफएल को मल्टीप्लाई करके। हमारा डीओएल है 4 टाइम्स और डीएफएल है 2 टाइम्स, जरा देखना यही है ना, 4 और 2, हाँ जी 4 और 2, तो ये हो गया हमारा 8 टाइम्स। डीसीएल कंप्यूट होते ही हमारी अब बात बन गई। अब आप लिखो डीसीएल का दूसरा वाला फॉर्मूला, जो पहला वाला फॉर्मूला मतलब जो डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। डीसीएल इज 8, कंट्रीब्यूशन आप निकाल चुके हो 80,000, इससे निकल जाएगा ईबीटी, और ईबीटी आते ही ईएटी में तो कुछ देर रह ही नहीं जाएगी। ईबीटी इज इक्वल्स टू 80,000 डिवाइड बाय 8, 80,000 डिवाइड बाय 8 होता है 10,000, और अब आपको चाहिए अर्निंग आफ्टर टैक्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्स आप कैसे निकालेंगे? सर अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हमें चाहिए ईबीटी, उसमें से माइनस करेंगे टैक्स, 10,000 माइनस टैक्स का परसेंटेज देखो कितना है सर, टैक्स का परसेंटेज है 30%, तो ये आ जाएगा 7,000 रुपए का अर्निंग आफ्टर टैक्स। सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन ना दिसंबर 2021 में आया और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया। आइए जरा रीड करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। AXN कंपनी लिमिटेड हैज 2 प्रोडक्ट्स X एंड Y। Y का सेलिंग प्राइस उसने ना हमें सीधे सीधे नहीं दिया, थोड़ा घुमा के दिया है। कह रहा Y का सेलिंग प्राइस जो है वो 120% है X के सेलिंग प्राइस से, और फिर आगे बोलता है कि सेल वॉल्यूम ऑफ X जो है वो 150% है Y के सेल वॉल्यूम का, और Y का सेल वॉल्यूम 3 लाख यूनिट दे रखा है, और Y का सेलिंग प्राइस भी दे रखा है एट द रेट ऑफ ₹90 पर यूनिट। इतना देख के समझ में आता है कि उसने हमें एक प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम दिया है और एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस दिया है, साथ में एक रिलेशन दे दिया जिसकी मदद से हम दूसरे का सेलिंग प्राइस और दूसरे का सेल वॉल्यूम कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे उसने हमें वेरिएबल कॉस्ट दे दी एक्स की और वाई की, एक्स और वाई की वेरिएबल कॉस्ट 70 और 88 है, और फिर उसने हमको दी है फिक्स कॉस्ट 8.5 लाख रुपए पर एनम, और मांगा है हमसे ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अगर हम किसी तरीके से इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कंप्यूट कर लें तो फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास है ही, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को घटा के आप ईबीआईटी निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन आप कंप्यूट कर लेंगे, ईबीआईटी फिर निकल जाएगा फिक्स कॉस्ट माइनस करके, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी करके आपका निकल आएगा डीओएल। मतलब ये कि हमारा सारा फोकस यहां पर कंट्रीब्यूशन कंप्यूट करने पर होना चाहिए, उसके बाद हमारे क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाएगा। तो पहले तो जो डेटा दे रखा है आइए उसकी मदद से देखें क्या क्या हम कंप्यूट कर सकते हैं। हमें यहां पर 2 प्रोडक्ट्स मेंशन है एक्स और वाई, है ना जी। उसके बाद
हम यहां पर अगर लिखें सेल्स यूनिट्स, तो उसने हमको सेल्स बता रखी है यूनिट्स में वाई की, ये गिवन है। अच्छा, वाई की क्योंकि हमें सेल पता है, एक्स की निकल जाएगी, क्योंकि उसने सिंपली बोला है कि जो वाई की सेल है उसका 150% है एक्स का सेल वॉल्यूम। तो मैं यहां पर सीधे सीधे क्या करने वाला हूं, 3 लाख जो हमारे वाई के सेल्स वॉल्यूम है उसका 150% निकाल लो। 3 लाख का 150% करोगे तो आपको मिलेगा 4.5 लाख यूनिट्स, मतलब एक्स के यूनिट्स हम ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद बात आती है सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर, ये भी हमको उसने वाई का ही दिया है, ये रहा 90 रुपए, वाई का ही दिया है, कितना, 90 रुपए दिया है। अब लेकिन एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि यहां पर उसने जो बोला है ना, वो देखो क्या लाइन बोली है उसने, हमें यहां पर जो मेंशन किया है वो किया है वाई का सेलिंग प्राइस। ध्यान रखिए, वाई का सेलिंग प्राइस गिवन है, यहां गलती से 120% मत कर देना। वो कह रहा है वाई का सेलिंग प्राइस जो गिवन है वो एक्स के सेलिंग प्राइस का 120% है। एक्स का सेलिंग प्राइस यहां पर हमें पता नहीं है, हमें एक्स का ही तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहां पर ना हमें एक इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम यहां पर एक्स का सेलिंग प्राइस भी कंप्यूट कर लेंगे। क्या इक्वेशन है, जो उसने बोला है पहले वो लिख लो। क्या बोला है, कह रहा है जो वाई का सेलिंग प्राइस है वो ना 120% है। किसका 120% है, एक्स के सेलिंग प्राइस का। वाई का सेलिंग प्राइस हमको पता है ना, और 120% इन, ये इनटू लगा के ना थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो आपको बाद में, तो यहां पे ऑफ वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, ऑफ एक्स सेलिंग प्राइस। तो मुझे अगर अब एक्स का सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या करना चाहिए, 90 × 100/120 कर देना चाहिए। उसे वहां ले जाओ और बताओ कितना आ रहा है। सर ये आ गया 75। ये हमने कंप्यूट कर लिया एक्स का सेलिंग प्राइस, और हम यहां पर लिख सकते हैं 75, और ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 में आ गया। अब आप जरा सोचें, आपको x का सेलिंग प्राइस पता है, y का सेलिंग प्राइस पता है, x की वेरिएबल कॉस्ट पता है, y की वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। निकाल लो अब कंट्रीब्यूशन, क्या दिक्कत है, आइए कंट्रीब्यूशन निकालें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, x का सेलिंग प्राइस माइनस वीसी, 75 माइनस कितना वेरिएबल कॉस्ट था x का, 70, ये हो गया 5। y का, y का सेलिंग प्राइस है 90 माइनस 88, ये हो गया 2 रुपीज, ठीक है। अब आप टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे टोटल कंट्रीब्यूशन, सर पहले एक्स का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एक्स के यूनिट्स हैं 4.5 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपए का उसका एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, तो 4.5 लाख इंटू 5 कर लो, ये आ गया है 22,50,000। वाई, ये यूनिट्स कितने हैं, 3 लाख, इंटू 2, ये हो गया 6 लाख। भाई एक्स का कंट्रीब्यूशन आ गया, वाई का कंट्रीब्यूशन आ गया, अब दोनों को जोड़ दो, 28,50,000। इसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट, 8.5 लाख, और ये आपका आ जाएगा 20 लाख रुपए का ईबीआईटी। अब डीओएल कंप्यूट कर लो, 2850 डिवाइड बाय 20 लाख, बताओ भाई कितना आ रहा है,
सर ये आ रहा है 1.425। 1.425 जरा देखिए, ऑप्शन में 1.425 है। हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रखा है, तो 1.425 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.43, है ना? यही कर सकते हैं ना? तो 1.43 का मतलब हो गया ए इज द आंसर। आप देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन था, काफी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। अच्छा, ये इनकम स्टेटमेंट याद है आपको? हमने लेवरेजेस का रिवीजन इसी इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करके ही किया था। अब मैं ना यहां पर एक बात आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, कई बार यूज होती है। आपको मैंने बताया था वेरिएबल कॉस्ट भी बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट भी बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट है, ये दोनों ही ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट के आगे ना एक वर्ड लिख भी लीजिए कि दिस इज नथिंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब ये बेसिकली एक और नाम है किसका? फिक्स कॉस्ट का। कई बार वो बीच में ऑपरेटिंग वर्ड लगा देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे मैंने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट भी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही है, फिक्स कॉस्ट भी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही है, लेकिन एक फिक्स है एक वेरिएबल है। और दोनों ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मैं कहने आ जा रहा हूं कि ये जो ईबीआईटी है इसको कई बार वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ भी बोल देगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग वर्ड पे फोकस करें। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड बोलता है तो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको ईबीआईटी रेफर करते हैं। अब ये नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को जो एग्जाम एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिसंबर 2021 में आया और हमें यहां पर क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। हमें पैट दे रखा है, पैट दिया हुआ है मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है, इनकम स्टेटमेंट का आखिरी पॉइंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, टैक्स का रेट दिया हुआ है, टैक्स का अमाउंट नहीं, टैक्स का रेट दे रखा है, और हमसे ना नेट ऑपरेटिंग इनकम पूछी है। अब कई बच्चे जो ऑपरेटिंग इनकम नहीं जानते वो ये क्वेश्चन शायद सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी महसूस करें। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए ऑपरेटिंग इनकम का मतलब जो है वो किससे है? वो ईबीआईटी से है। ये हमसे बेसिकली क्या डिमांड कर रहा है? ये हमसे ईबीआईटी डिमांड कर रहा है। तो मैं अगर अपनी इनकम स्टेटमेंट ईबीआईटी से शुरू करूं तो ईबीआईटी में से हम माइनस कर देते हैं क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम बोल देते हैं ईवीटी। उसमें से फिर माइनस कर देते हैं टैक्स, और टैक्स माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम बोल देते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स हमको पता है 7.5 लाख रुपए, लेकिन हमें चाहिए ये ईबीआईटी चाहिए अपन को। ठीक है, बीच में हमें एक इंटरेस्ट और पता है। इंटरेस्ट हमें कितना पता है? इंटरेस्ट हमको पता है 2,75,000 का हमारा ब्याज है। मतलब किसी तरीके से अगर हम ये कंप्यूट कर लें, ईबीटी कंप्यूट कर लें, तो हमारी बात बन जाएगी। अब आप देखिए ना, उसने आपको पैट दिया हुआ है और टैक्स रेट दिया हुआ है, इन दोनों की मदद से आप आराम से निकाल सकते हो अर्निंग बिफोर टैक्स। अब ये पता नहीं मैंने रेगुलर बैच में या फिर शायद किसी रिवीजन क्लास में एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था। मैंने प्रॉपर डिराइव करके बताया था कि अगर हमें पैट की मदद से पीबीटी पर पहुंचना है तो उसका एक शॉर्टकट होता है, और वो शॉर्टकट बताने से पहले चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूं आपको। ठीक है, सुन लो पहले एक बार प्लीज। यहां पर मान लीजिए हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख है, हमारा टैक्स का रेट जो है वो 40% है, तो हमारा पैट क्या हो जाएगा? सर हमारा पैट हो जाएगा 60,000। मैं कह सकता हूं कि पीबीटी में से जब हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारा पैट आता है। हाँ सर बिल्कुल कह सकते हो। ये टैक्स आपने कैसे निकाला? सर ये टैक्स हमने 1 लाख रुपए का 40% निकाला। 1 लाख रुपए क्या है? पीबीटी है। मतलब आपने पीबीटी के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई किया है, पीबीटी के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई किया है और आपका वो टैक्स निकाल के दे देगा। मतलब बेसिकली टैक्स का अमाउंट कैसे आता है? टैक्स का अमाउंट पीबीटी के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करके आता है। अब मैं इसमें अगर पीबीटी को कॉमन ले लूं तो हम कह सकते हैं 1 माइनस टैक्स रेट इज इक्वल्स टू पैट। तो पीबीटी निकालने का एक सीधा सीधा तरीका हो जाता है कि पैट को डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस टैक्स रेट से। अब जब रेगुलर बैच होता है ना तो मैं ये बेसिकली 3-4 तरीकों से बता देता हूं, जो बच्चे को क्लिक करे वैसा बच्चा कर ले।
पर अल्टीमेटली फाइनली शॉर्टकट ये बनता है कि अगर आपको पैट और टैक्स रेट की मदद से सीधा पीबीटी पर पहुंचना हो तो ध्यान रखें पैट को 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करना होता है। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, 60,000 का 40% निकाल के जोड़ देते हैं। अरे भाई टैक्स ना 60,000 पे थोड़ी, टैक्स तो 1 लाख पे लगता है, टैक्स तो पीबीटी पे लगता है। 60 का 40% कर दोगे तो 24,000 आएगा, तो वो तो 84 हो जाएगा। 1 लाख पे थोड़ी पहुंचोगे आप। 1 लाख पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पैट लेना पड़ेगा। पैट कितना है 60,000, डिवाइड करना पड़ता है 1 माइनस टैक्स रेट से। टैक्स रेट कितना है 40%, 40% को क्या लिख दे 0.4। तो 60,000 को 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6 से डिवाइड करोगे तो करके देख लो 1 लाख ही आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर हम पैट को 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर देते हैं तो हम सीधा पीबीटी पर पहुंचते हैं। अब क्योंकि रिवीजन क्लास है मैं इस पर और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, रेगुलर बैच में हम इस पर और ज्यादा डिटेल बात कर लेते हैं, पर अभी रिवीजन लेक्चर है तो इसलिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। हमारे इस क्वेश्चन में हमें पैट मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है और आप अर्निंग आफ्टर टैक्स की मदद से और टैक्स रेट की मदद से अर्निंग बिफोर टैक्स पर पहुंच सकते हो। कैसे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली पैट को डिवाइड कर देना है 1 माइनस टैक्स रेट से। व्हाट इज पैट? 7.5 लाख रुपए। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 40%, 0.4। तो 7.5 लाख को डिवाइड कर दीजिए 0.6 से। बताओ भाई कितना आता है, 7.5 लाख डिवाइड बाय 0.6, 12.5 लाख। व्हाट इज दिस? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा? 12.5 लाख। अब अगर आप 12.5 लाख का 40% निकाल देते हो तो आप देख लो 5 लाख ही आ रहा है। ठीक है, और 5 लाख माइनस करते कितना हो जाएगा? 7.5 लाख। ठीक, हमारा मेन फोकस इस पे था, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स निकालने के बाद क्या अब आप ईबीआईटी नहीं निकाल सकते? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? ऊपर जाओ, ऊपर जाना है। 275 हमने किसी में से माइनस किया और हमारे पास 12.5 लाख रुपए आया, तो ये ईबीआईटी कितना रहा होगा सर? 12.5 लाख में 275 जोड़ दो, 12.5 लाख में 275 जोड़ दो, 15-25। 15-25 का मतलब डी आंसर। एक बात समझे आप, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो चीज माइनस होती है वो माइनस होती है, जो चीज प्लस होती है वो प्लस होती है। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्लस करने वाली चीज माइनस हो जाती है और माइनस करने वाली चीज प्लस हो जाती है। हम यहां पर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 1250 में जो चीज माइनस हो रखी है उसको प्लस करेंगे तभी ऊपर पहुंच पाएंगे ना। तो 1250 में हमने 275 प्लस कर दिया। नीचे आना हो तो 15-25 में से 275 माइनस ही करेंगे, लेकिन नीचे से ऊपर जाना हो तो माइनस वाली चीज प्लस होती है, प्लस वाली चीज माइनस होती है। अब इस पे भी हम बहुत ज्यादा तो अभी फिलहाल बात नहीं कर पाएंगे, रिवीजन लेक्चर है। बाकी आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। लेवरेजेस के रिवीजन को अब हम करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में, और आई होप कि आप भी साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।